हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है संदीप कुमार गौर और स्वागत है आपका मेरे चैनल में, जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं सी लैंग्वेज पर। और इससे पहले वाली वीडियो में हम डिस्कस किया हुआ था वेरिएबल पर। आज की वीडियो हम देखने वाले हैं कांस्टेंट, और साथ ही साथ देखेंगे कि कांस्टेंट कितने प्रकार के होते हैं और कांस्टेंट को किस तरह से डिक्लेयर किया जाता है। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। और दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि यदि आप मेरे चैनल को पर नए हैं या फिर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आपको आने वाले लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। कांस्टेंट की डेफिनेशन समझने से पहले हम थोड़ा रिकॉल करते हैं कि हमने पिछले वीडियो में जो डिस्कस किया था वेरिएबल पर, उसका मीनिंग क्या था। हमने जब लास्ट वीडियो में देखा था कि वेरिएबल क्या होता है, तो हमने ये देखा था कि वेरिएबल टेम्परेरी लोकेशन प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, यदि हमको किसी भी तरह की वैल्यू पर या डेटा पर काम करना रहता है तो मेमोरी में हम इनको लोकेशन प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, वही लोकेशन क्या कहलाता है? वेरिएबल का नाम या फिर डेटा नेम। ठीक है, इनके द्वारा हम क्या करते हैं? वेरिएबल या डेटा नेम के द्वारा हम क्या करते हैं? वैल्यू या फिर डेटा को टेम्परेरी लोकेशन मेमोरी में प्रोवाइड करवाते हैं। ठीक है, जिनके बाद हम इन पे आगे प्रोसेस कर सकते हैं। ठीक, अब वेरिएबल में क्या होता है? जो भी हम वैल्यू इनमें होल्ड करते हैं या वेरिएबल पर जो भी वैल्यू होती है, उन वैल्यूज़ को प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के टाइम पर हम चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, यदि हमने कोई वेरिएबल डिक्लेयर किया है इंटीजर ए और इसमें वैल्यू दी है 10, तो ए की वैल्यू को हम बाद में अपडेट कर सकते हैं। हम यहाँ पे इस तरह ए असाइन टू 20 भी लिख सकते हैं। तो ए की वैल्यू पहले 10 थी, अब ए की वैल्यू क्या हो सकती है? 20 हो सकती है। लेकिन आज हम जो देखने वाले हैं कांस्टेंट, कांस्टेंट में क्या होता है? यदि हम किसी भी आइडेंटिफायर को कोई वैल्यू यदि प्रोवाइड कर रहे हैं तो वह वैल्यू कांस्टेंट हो जाती है। कांस्टेंट का मतलब हम उस वैल्यू को अब चेंज नहीं कर सकते, ये वैल्यू प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के दौरान फिक्स रहती है। ठीक है, तो यही डिफरेंस होता है मेन कांस्टेंट और वेरिएबल में। वेरिएबल की जो वैल्यू होती है हम उसको चेंज कर सकते हैं, लेकिन कांस्टेंट की वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते। इसके अलावा दोस्तों, हमने ये भी डिस्कस किया था कि किस तरह की वैल्यूज पर हम काम करते हैं। जैसे मान लीजिए हमने 20 लिखा हुआ है, तो 20 क्या है? आपका इंटीजर है, मीन्स ये एक नंबर है। ठीक है, नंबर भी हमारा इंटीजर भी हो सकता है और रियल वैल्यू भी हो सकता है। इसी तरह यदि हम मान लीजिए सिंगल कोड में कोई वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं तो ये हमारा सिंगल कैरेक्टर होता है। यदि हम डबल कोड में सेट ऑफ कैरेक्टर या सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर प्रोवाइड कर रहे हैं तो ये हमारा सेट ऑफ कैरेक्टर होता है, जिसको हम स्ट्रिंग भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह की अलग अलग वैल्यूज हमारे पास होती है। यही वैल्यू हमारी क्या कहलाती है? कांस्टेंट कहलाती है। ठीक है, जिनको हम प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के दौरान चेंज नहीं कर सकते। तो किस तरह से इन पर काम किया जाता है, आज की वीडियो में हम पूरा यही देखने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं। ए कांस्टेंट इज अ डेटा स्टोरेज लोकेशन। देखिए, वेरिएबल भी क्या होता है? डेटा स्टोरेज लोकेशन ही होता है, और कांस्टेंट भी सेम है। लेकिन डिफरेंस क्या हो जाता है? वेरिएबल की वैल्यू को हम चेंज कर सकते हैं और कांस्टेंट की वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, यूज्ड बाय योर प्रोग्राम एज इट्स नेम इम्प्लाइज द वैल्यू स्टोर्ड इन अ कांस्टेंट कैन नॉट बी चेंज। ठीक है, यदि आप किसी कांस्टेंट में कोई वैल्यू दे रहे हैं तो उसको हम चेंज नहीं कर सकते ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। कांस्टेंट दैट इज फिक्स्ड वैल्यूज आर आल्सो कॉल्ड लिटरल्स। कांस्टेंट को और क्या कहा जाता है? लिटरल्स कहा जाता है। ए कांस्टेंट इज अ वैल्यू और एन आइडेंटिफायर हुज वैल्यू कैन नॉट बी अल्टर्ड इन अ प्रोग्राम। ठीक है, ये जो कांस्टेंट होता है, ठीक है, या फिर कोई आइडेंटिफायर जिसके पास कोई वैल्यू है, उस वैल्यू को हम प्रोग्राम में चेंज नहीं कर सकते। अब प्रोग्राम में कांस्टेंट को डिक्लेयर किस तरह किया जाता है, किस तरह यूज़ किया जाता है, उसको देखने से पहले हम ये देखते हैं कि कांस्टेंट कितने प्रकार के होते हैं। तो यदि हम यहाँ पे एक चार्ट बनाएं कि कांस्टेंट कितने प्रकार के होते हैं, तो बेसिकली कांस्टेंट को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट पार्ट होता है न्यूमेरिक कांस्टेंट, न्यूमेरिक कांस्टेंट, और सेकंड होता है कैरेक्टर कांस्टेंट। ओके, फिर न्यूमेरिक कांस्टेंट को भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है इंटीजर कांस्टेंट, और सेकंड है रियल कांस्टेंट। इसी तरह कैरेक्टर कांस्टेंट को भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट, और सेकंड है स्ट्रिंग कांस्टेंट। अब एक एक करके देखते हैं कि इन कांस्टेंट का मीनिंग क्या होता है।
सबसे पहले बात करते हैं इंटीजर कांस्टेंट क्या होता है। दोस्तों वीडियो के अंत तक बने रहिएगा क्योंकि लास्ट में हम इन सब के लिए प्रैक्टिकल भी देखने वाले हैं। अब जो इंटीजर कांस्टेंट होता है इसका मतलब होता है कि यहाँ पे सारी वैल्यूज किस तरह की आएंगी, इंटीजर वैल्यूज आएगी। न्यूमेरिक कांस्टेंट है और न्यूमेरिक के अंदर हम क्या देख रहे हैं, इंटीजर देख रहे हैं। तो इंटीजर में क्या आता है, पूर्णांक संख्या आती है, मीन जिसमें कोई भी पॉइंट नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल यदि हम इंटीजर कांस्टेंट के बारे में बात करें तो क्या आएगा, जैसे मान लीजिए 123 है ना, या फिर 750 है, या -120 है। तो ये सब किस में आते हैं, इंटीजर कांस्टेंट में आते हैं। इसमें भी 3 टाइप होते हैं। फर्स्ट जो होता है वो है डेसिमल इंटीजर। डेसिमल इंटीजर, डेसिमल इंटीजर का मीनिंग होता है कि इसमें जो डिजिट्स होती हैं वो कहाँ से कहाँ तक होती है, 0 से लेकर 9 तक। इनका यूज़ आप कर सकते हो। इनमें जो साइन है वो आपके माइनस या फिर प्लस दोनों ही आप यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मैंने 123 लिखा है तो ये प्लस है, और डिजिट जो है 0 से 9 के बीच में आप यूज़ कर सकते हो। इसी तरह मान लीजिए मैंने लिखा -321, या फिर सिर्फ 0 लिख दिया, या प्लस सिंबल के साथ 78 लिख दिया। तो ये सब किस में आते हैं, डेसिमल इंटीजर कांस्टेंट में आते हैं। सेकंड आता है इसी में ऑक्टल इंटीजर। ऑक्टल इंटीजर, ऑक्टल इंटीजर का मतलब क्या रहेगा कि इसमें जो डिजिट्स हैं वो कहाँ से कहाँ तक रहेंगी, 0 से लेकर 7 तक। ठीक है, अब 0 से लेकर 7 तक रहती है और ऑक्टल इंटीजर है तो इसमें साइन का मीनिंग नहीं रहता, साइन हम इसमें नहीं लगाते। लेकिन इसको आइडेंटिफाई करने के लिए लीडिंग विथ, इसमें जो स्टार्टिंग होती है वो होती है हमेशा 0 से। कोई भी नंबर यदि आप ऑक्टल में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो उसके आगे क्या लगाओगे, आप 0 लगाओगे। फॉर एग्जाम्पल यदि मैंने लिखा है 037, तो देखिए 37 हम यहाँ भी लिख सकते थे, लेकिन यहाँ पे सामने 0 नहीं लगाया, तो ये किस में माना जा रहा है, डेसिमल में। ठीक है, लेकिन ये जो 037 है ये किस में माना जा रहा है, ऑक्टल में, क्योंकि इसको स्टार्ट हमने किससे कर रहे हैं, 0 से स्टार्ट कर रहे हैं। इसी तरह मान लीजिए हमने लिखा है 0435, या फिर 0551, तो ये सब किस में है, ऑक्टल में है ना। थर्ड होता है हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल इंटीजर कांस्टेंट। अब इसमें जो डिजिट्स होते हैं या इसकी जो रेंज होती है, इसमें डिजिट्स होती हैं 0 से लेकर 9 तक, और उसके बाद अल्फ़ाबेट होते हैं। अल्फ़ाबेट इसमें होते हैं ए से लेकर एफ तक, ए बी सी डी ई एफ, और ये रेस्पेक्टिवली 0 से 9 तक तो डिजिट हो गया। इसके बाद ए रिप्रेजेंट करता है 10 को, फिर 11, 12, 13, 14, 15। तो टोटल यदि देखा जाए तो 0 से लेकर 15 तक का इसमें कंसिडर किया जाता है। लेकिन 0 से 9 तक डिजिट होती है और उसके बाद की जो डिजिट्स हैं 10 से लेकर 15 तक की, उनको अल्फ़ाबेट से रिप्रेजेंट किया जाता है। लीडिंग विथ, अब इसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, तो इसमें जो भी नंबर्स आप लिखते हो उसके आगे आपको 0x लगा देना है। फॉर एग्जाम्पल यदि मैं लिखता हूँ 0x2, तो ये जो 2 है वो किस में है, हेक्साडेसिमल में, या फिर 0x9f, ओके, या 0xbcd, तो ये सब भी हम लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे अल्फ़ाबेट का भी यूज़ हम कर सकते हैं। तो ये सब किसके एग्जाम्पल है, हेक्साडेसिमल के एग्जाम्पल है। तो इंटीजर कांस्टेंट के अंदर 3 कांस्टेंट होते हैं, डेसिमल इंटीजर कांस्टेंट, ऑक्टल इंटीजर कांस्टेंट, हेक्साडेसिमल इंटीजर कांस्टेंट। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में या फिर जब हम सी पढ़ रहे हैं उसमें मोस्टली डेसिमल इंटीजर का ही यूज़ किया जाता है। इसके बाद है रियल कांस्टेंट। रियल कांस्टेंट को ही हम यहाँ पे फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट भी कहते हैं। ठीक है, तो रियल कांस्टेंट मतलब जहाँ पर हम डेसिमल पॉइंट या फ्लोटिंग पॉइंट का यूज़ करते हैं उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक, अब देखिए एग्जाम्पल मान लीजिए मैंने लिखा 0.008, है ना, तो यहाँ पर हम किसका यूज़ कर रहे हैं, पॉइंट का यूज़ कर रहे हैं। तो ये किस कैटेगरी में आते हैं, रियल कांस्टेंट में आते हैं। मान लीजिए 0.75 है,
माइनस का भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर 435.36 इस तरह से। तो ऐसी बहुत सारी वैल्यूज़ होती हैं जिनको हम इंटीजर के फॉर्म में शो नहीं कर सकते, वहाँ पर हमको पॉइंट की ज़रूरत पड़ती है। तब हम क्या करते हैं, रियल कांस्टेंट का यूज़ करते हैं। ठीक है, अब जो रियल कांस्टेंट होते हैं इसको हम रियल कांस्टेंट may be also be expressed in एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ठीक है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म या एक्सपोनेंशियल नोटेशन, या फिर इसी को हम क्या बोलते हैं, साइंटिफिक नोटेशन भी बोलते हैं, साइंटिफिक नोटेशन। इनमें भी हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, रियल कांस्टेंट में आल्सो बी एक्सप्रेस्ड इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब इसका मतलब क्या होता है कि यदि हम इसके लिए देखें एक्सपोनेंशियल फॉर्म के लिए, तो इसका जो जनरल फॉर्म होता है, पहले इस पर देख लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। जनरल फॉर्म क्या होता है इसका? जनरल फॉर्म होता है, सबसे पहले आता है मैंटिजा, उसके बाद ई, और देन एक्सपोनेंट। ये इसका जनरल फॉर्म है। अब इसका मीनिंग क्या होता है वो समझिए। यहाँ पे ई स्मॉल है, ई कैपिटल भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई वैल्यू है 215.65। ठीक है, ये रियल वैल्यू है, इसको हमको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, ये एक्सपोनेंशियल नोटेशन में बताना है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 2.15, और यहाँ पे यदि 65 में लिख दूँ तब यहाँ पे ई क्या लिख सकता हूँ मैं, 2। ठीक है, इस तरह भी। और एक और फॉर्म हो सकता है इसका, जैसे मान लीजिए 2.15 मैंने लिखा है, 65 लिखा है, तो यहाँ पे ई कैपिटल करके भी 2 में यहाँ पे लिख सकता हूँ, दोनों का मीनिंग सेम है। अब यहाँ पे इतने का मतलब क्या हुआ, देखिए ई से पहले जो हमने लिखा हुआ है ये 3 कैटेगरी है, पहली ये, सेकेंड ई है, और थर्ड ये कैटेगरी दिख रही है। तो ये क्या कहलाएगा, बेंटीजा है, ये ई हो गया, और ये क्या हो गया, एक्सपोनेंट हो गया। तो यहाँ पे ई2 का मतलब होता है 10 स्क्वायर। ठीक है, जो यहाँ पे एक्सपोनेंट है वो इसकी पावर है, किसकी पावर है, 10 की पावर है। ठीक है, तो यदि मैं इसमें 10 की पावर मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये मेरे पास वैल्यू है, और इसमें मैंने इंटू किया 10 स्क्वायर का, तो क्या निकल कर आएगा, 2156500। पॉइंट कितने के बाद है, 4 डिजिट के बाद है, तो यहाँ पर आ गया पॉइंट। तो देखिए इसके बराबर ही वैल्यू आ गई है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, हम ई के फॉर्म में भी इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है, जो मैंटिजा होता है उसमें आप माइनस और प्लस दोनों सिंबल का यूज़ कर सकते हो। साथ ही साथ यहाँ पे जो वैल्यू आप लिख रहे हो वह इंटीजर और रियल दोनों हो सकती है। ठीक है, जो एक्सपोनेंट होता है उसमें भी आप माइनस और प्लस दोनों का यूज़ कर सकते हो, लेकिन एक्सपोनेंट हमेशा इंटीजर वैल्यू ही रखेगा। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो मैंटिजा है उसमें हमने पॉइंट लगाया हुआ है, अलाउ है, लेकिन जो एक्सपोनेंट है वह हमेशा इंटीजर वैल्यू ही रखेगा। और एग्जांपल देख लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास कोई वैल्यू दी हुई है, एक और एग्जांपल देखते हैं हम। वैल्यू हमारे पास दी हुई है 7, 5, और यहाँ पे है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 जीरो दिए हुए हैं। ठीक है, अब इसको हम दो तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पहले में हम यहाँ पे रियल वैल्यू ले रहे हैं, तो यहाँ पर हमने लिखा 7.5, तब हमने यहाँ पे लिख दिया E9। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा कि 7.5 मल्टीप्लाई विथ 10⁻⁹ है ना। तो इसको सॉल्व करते हैं, 7, 5 कितने जीरो से जाएंगे, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है, पॉइंट कितने के बाद है, एक के बाद, तो यहाँ पर हमने लगा दिया। तो देखिए पॉइंट के बाद जीरो का कोई मीनिंग ही नहीं है, कितनी जीरो बची, 4, और ये 4, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 मीन्स वापस से ये वैल्यू आ गई है। तो यहाँ पर क्या था, जो हमने मैंटिजा लिया है वो रियल वैल्यू लिया है। दूसरा क्या है, मान लीजिए हमने यहाँ पे लिख दिया 75, तो ये कौन सा हो गया, इंटीजर हो गया। तब यहाँ पे क्या आएगा, E8 आएगा। इसका मतलब 75 मल्टीप्लाई विथ 10⁻⁸। ठीक है, दैट मीन्स 75
1 2 3 4 5 6 7 8, ये हम यहाँ पे लिख सकते हैं। तो जो मैंटीजा है वो आपका नेगेटिव और पॉजिटिव होने के साथ साथ इंटीजर और रियल दोनों हो सकता है, लेकिन जो एक्सपोनेंट है वह है हमेशा आपका इंटीजर ही रहेगा। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। मान लीजिए एक और संख्या हमको दी हुई है -0.000000368। ठीक है, अब देखिए पॉइंट के बाद और जो संख्या है उससे बीच में यहाँ पे जीरो दिए हैं, मतलब पॉइंट के बाद बहुत सारे जीरो दिए हुए हैं। तो इस चीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए अब हमको नेगेटिव एक्सपोनेंट यहाँ पे लेना पड़ेगा। संख्या पूरी नेगेटिव है, इसका मतलब मैंटीजा क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो यहाँ पे हम इस तरह लिख सकते हैं इसको -3.68 है ना। और यहाँ पे अब हमने लिखा -7। तो यहाँ पे आपका जो एक्सपोनेंट है वो भी नेगेटिव हो सकता है। इसका मतलब क्या होगा, -3.68 मल्टीप्लाई विथ 10⁻⁻7। अब नेक्स्ट है सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट। ए सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट और सिंपली कैरेक्टर कांस्टेंट कंटेन्स अ सिंगल कैरेक्टर इनक्लोज्ड विद इन अ पेयर ऑफ सिंगल कोट मार्क्स। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, जो सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट होते हैं उसको रिप्रेजेंट करने के लिए आप सिंपली सिंगल कोट का यूज़ करोगे। इसके अंदर आप जो भी लिखते हो वो क्या कहलाएगा, सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट कहलाएगा। भले ही आप इसके अंदर डिजिट लिखो या कोई सिंबल लगाओ, कुछ भी अगर आप लिखते हो लेकिन सिंगल कोट में लिखते हो तो वो क्या कहलाएगा, सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट कहलाएगा। इसी तरह स्ट्रिंग कांस्टेंट, ए स्ट्रिंग कांस्टेंट इज अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स इनक्लोज्ड इन डबल कोट्स। यहाँ पे क्या होता है, एक से ज़्यादा कैरेक्टर्स होते हैं या कैरेक्टर्स का सीक्वेंस होता है जो कि डबल कोट के अंदर रिप्रेजेंट किए जाते हैं। तो यहाँ पे यदि आप कुछ भी डबल कोट के अंदर लिखते हो, जैसे मान लीजिए मैंने कोई स्ट्रिंग लिखा है हेलो, तो ये भी स्ट्रिंग है। यदि मैं यहाँ पे डबल कोट के अंदर कोई डिजिट लिखता हूँ तब भी ये क्या माना जाएगा, स्ट्रिंग ही माना जाएगा। यदि डबल कोट के अंदर कोई सिंबल लगाते हैं तब भी ये क्या माना जाएगा, स्ट्रिंग कांस्टेंट ही माना जाएगा। ठीक है, तो ये होते हैं दोस्तों हमारे कांस्टेंट। अब यदि हम हमारे प्रोग्राम में कांस्टेंट का यूज़ करना चाहते हैं तो उसके लिए दो मेथड्स हैं। फर्स्ट जो मेथड है वह है डिफाइनिंग सिंबॉलिक कांस्टेंट और सेकंड है डिक्लेयरिंग अ वेरिएबल एज कांस्टेंट। दोनों ही मेथड में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, तो आइए डिस्कस करते हैं अब इन पर। सबसे पहले देखते हैं डिफाइनिंग सिंबॉलिक कांस्टेंट क्या होता है। इसके लिए जो सिंटेक्स होता है कुछ इस तरह से है। सबसे पहले हैश का सिंबल, देन डिफाइन डायरेक्टिव और इसके बाद आता है सिंबॉलिक कांस्टेंट का नाम। ठीक है, सिंबॉलिक कांस्टेंट नेम, और इसके बाद आती है उसकी वैल्यू, वैल्यू ऑफ कांस्टेंट। ओके, तो ये सिंटेक्स आपको यूज़ करना रहेगा। अब देखिए हैश का सिंबल है और डिफाइन डायरेक्टिव है, इसका मतलब मेन फंक्शन से ये ऊपर आपको यूज़ करना है। ठीक है, जहाँ पर आप मैक्रो डेफिनेशन या डिफाइन सेक्शन को यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। मान लीजिए मैंने लिखा डिफाइन और यहाँ पे मैंने लिखा है मैक्स और यहाँ पे लिख दिया 200। ठीक है, या फिर एक और एग्जांपल देखते हैं। डिफाइन, यहाँ पे हमने लिखा पाई और यहाँ पे लिख दी उसकी वैल्यू 3.14159। अब इसका मीनिंग क्या होगा कि यदि आप अपने प्रोग्राम में कहीं भी मैक्स वर्ड का यूज़ करते हो तो उसकी वैल्यू क्या रहेगी, 200 रहेगी। और इसकी वैल्यू को आप कभी भी चेंज नहीं कर पाओगे क्योंकि कांस्टेंट की वैल्यू को हम चेंज नहीं कर सकते। इसी तरह कोई कांस्टेंट है पाई और उसकी वैल्यू हमने इस तरह लिख दी है, तो इसकी जो वैल्यू है इसको भी आप चेंज नहीं कर पाओगे। और प्रोग्राम में जहाँ जहाँ पी आई वर्ड का यूज़ करोगे वहाँ पर कौन सी वैल्यू पुट हो जाएगी, 3.14159 वैल्यू पुट हो जाएगी। अब यहाँ पे क्या होता है, जो सिंबॉलिक नेम आप दे रहे हैं इसको आप स्मॉल लेटर में दे सकते हैं, लेकिन जो कन्वेंशन है वो ये कहते हैं कि जो नॉर्मल कांस्टेंट होते हैं या नॉर्मल वेरिएबल होते हैं उनसे डिफ्रेंशिएट क्रिएट करने के लिए हम इनको किस में लिखते हैं, कैपिटल लेटर में लिखते हैं। यहाँ पर कोई भी डेटा टाइप नहीं बताया जाता। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, कोई भी डेटा टाइप नहीं बताने से कंपाइलर रन टाइम पे इनके डेटा टाइप को खुद डिसाइड करता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे 200 लिखा हुआ है तो 200 के हिसाब से इसकी वैल्यू को क्या ले रहा है, वो इंटीजर ले रहा है। इसी तरह यहाँ पे जो वैल्यूज़ है उसके हिसाब से इसका डेटा टाइप क्या हो जाएगा, रियल वैल्यू हो जाएगा। अब चूंकि कंपाइलर खुद इनके डेटा टाइप को डिक्लेयर कर रहा है या डेटा टाइप को डिसाइड कर रहा है तो कई बार रन टाइम एरर आने के चांसेस बढ़ जाते हैं।
क्योंकि इन पर हमारा कंट्रोल नहीं है। तो यदि हम इन पर हमारा कंट्रोल या कांस्टेंट पर हमारा कंट्रोल करना चाहते हैं तो हम इनको एक्सप्लिसिटली कांस्टेंट बनाते हैं, जिसके लिए हम किसका यूज़ करेंगे, डिक्लेयरिंग अ वेरिएबल एज कांस्टेंट कंसेप्ट का यूज़ करते हैं। इसका जो सिंटैक्स है उसका मैं देखते हैं क्या होता है। इसका जो सिंटैक्स होता है इसमें क्या है, सबसे पहले आपको कीवर्ड यूज़ करना है कांस्टेंट के लिए कॉन्स्ट, फिर डेटा टाइप, देन आइडेंटिफायर या फिर वेरिएबल का नाम, देन वैल्यू एंड सेमीकोलन। ये जो इतना कंसेप्ट है ये हम वेरिएबल डिक्लेरेशन में देख चुके हैं। कांस्टेंट करने के लिए सिर्फ क्या करना है, आपको इसके आगे कीवर्ड लगा देना है कांस्टेंट। जैसे कांस्टेंट डेटा टाइप है इंटीजर, और मान लीजिए कोई वेरिएबल है या आइडेंटिफायर है साइज, और यहाँ पे है 40। इसका मतलब साइज नाम का जो आइडेंटिफायर है उसकी वैल्यू क्या है, 40 है, और ये कांस्टेंट है। दैट मीन्स प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के दौरान आप इसकी वैल्यू को अब चेंज नहीं कर सकते। जैसे यदि आप प्रोग्राम में आगे चल के साइज असाइन टू 50 या साइज असाइन टू साइज प्लस 10 कुछ भी अगर करते हैं तो यहाँ पर वो एरर शो करता है, आप इसकी वैल्यू को अपडेट नहीं कर सकते। यदि आप साइज की वैल्यू को अपडेट करना ही चाहते हैं तो इसी स्टेटमेंट में आके आपको यहीं पर अपडेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये होता है कांस्टेंट। अब दोस्तों इनके लिए हम देखते हैं प्रोग्राम में हम ये देखेंगे कि वेरिएबल को किस तरह से डिक्लेयर किया जाता है और साथ ही साथ कांस्टेंट को किस तरह से यूज़ किया जाता है, और यदि हम कांस्टेंट की वैल्यू को चेंज करने की कोशिश करते हैं तो क्या एरर आती है। अब एक प्रोग्राम बनाते हैं, हैश इंक्लूड stdio.h हैश इंक्लूड conio.h void main। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक वेरिएबल ले रहे हैं और उसमें असाइन कर रहे हैं 5। अभी हमने इसको डिक्लेयर नहीं किया है, देखते हैं क्या एरर आती है। प्रिंट एफ के जरिए इसको हम प्रिंट करा देते हैं, एक ही वैल्यू को हम यहाँ पे प्रिंट करा रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे दो हमारे फंक्शन ले लेते हैं, CLR SCR और getch। इन सब के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं, यदि आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो वो वीडियोस ज़रूर देख लें। अब हम इसको करते हैं कंपाइल। देखिए एक एरर आ रही है, क्या एरर आ रही है, अनडिफाइंड सिंबल ए। इसका मतलब क्या हुआ कि यदि आप किसी भी वेरिएबल का यूज़ करना चाहते हो तो उसको सबसे पहले आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा। यदि आप डिक्लेयर नहीं करते हो तो अनडिफाइंड सिंबल की एरर आती है। तो हम इसको डिक्लेयर कर देते हैं, इंटीजर ए हमने डिक्लेयर कर दिया। अब चेक करते हैं, देखिए कोई एरर नहीं है। आउटपुट देखते हैं तो हमको मिल गया है आउटपुट 5, मीन्स ए की वैल्यू अभी 5 है। अब देखते हैं दूसरा कंसेप्ट कि हम वेरिएबल की वैल्यू को चेंज कर सकते हैं या नहीं। तो देखिए ए की वैल्यू पहले 5 दी है, अब हम यहाँ पे लिख रहे हैं ए असाइन टू 10, कोई एरर नहीं है और 10 यहाँ पे प्रिंट हो रहा है। इसका मतलब ए की वैल्यू को हम यहाँ पे चेंज कर पा रहे हैं क्योंकि वह वेरिएबल है। अब यदि हम इसके आगे कीवर्ड यूज़ कर रहे हैं कांस्टेंट के लिए कॉन्स्ट, तो देखते हैं क्या एरर आती है। देखिए यहाँ पे 3 एरर आ रही है, देखते हैं कौन कौन सी एरर है। फर्स्ट एरर है यहाँ पे कांस्टेंट वेरिएबल ए मस्ट बी इनिशियलाइज। दैट मीन्स अभी हमने सिंटेक्स देखा था कि यदि हम किसी भी कांस्टेंट को डिक्लेयर कर रहे हैं तो वहाँ पे उसको इनिशियलाइज करना जरूरी है। तो यहाँ पे हम ए की वैल्यू दे देते हैं, ए को हमने यहाँ पे 1 से इनिशियलाइज कर दिया है। अब देखते हैं कौन सी एरर है। इसके बाद देखिए अब 2 एरर हो गई है, कैन नॉट मॉडिफाई कांस्टेंट ऑब्जेक्ट, और दोनों ही वही एरर है। इसका मतलब क्या होता है, यदि हमने कोई कांस्टेंट की वैल्यू दे दी है तो उस कांस्टेंट की वैल्यू को हम बाद में अपडेट नहीं कर सकते। अब हम यहाँ से जो वैल्यू हमने दी है ए असाइन टू 5 और ए असाइन टू 10, इसको कमेंट कर देते हैं जिससे कि हमारी एरर रिमूव हो जाए। तो हम ए असाइन टू 5 को भी कमेंट कर देते हैं और ए असाइन टू 10 को भी कमेंट कर देते हैं। अब देखते हैं इसमें कितनी एरर है। देखिए कोई एरर नहीं है। आउटपुट चेक करते हैं तो आउटपुट हमारा 1 यहाँ पे आ गया है। तो ये होता है कांस्टेंट डिक्लेरेशन। अब दूसरा कंसेप्ट देखते हैं जिसमें हम डिफाइन डायरेक्टिव का यूज़ करते हैं। तो हमने कांस्टेंट को भी यहाँ पे कमेंट कर दिया है। अब डिफाइन डायरेक्टिव कहाँ देते हैं, मेन फंक्शन से ऊपर। तो हम चलते हैं मेन के ऊपर, यहाँ पर देते हैं हैश सिंबल डिफाइन, और यहाँ पर एक ए लिख लिया हमने और ए की वैल्यू दे देते हैं यहाँ पे, मान लीजिए 5। ठीक, कंपाइल करते हैं तो देखिए अब यहाँ पे एक एरर आ रही है। क्या एरर है, अनडिफाइंड सिंबल ए।
तो हमने ऊपर कैपिटल ए दिया है और नीचे हमने स्मॉल ए लिख दिया, इसलिए एरर आई है। इसको भी कैपिटल करके हमने रन किया तो देखिए 0 एरर है और आउटपुट आया हमारा 5। ओके फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो हमने देखा है कि कांस्टेंट और वेरिएबल क्या होते हैं, किस तरह से उनको डिक्लेयर और डिफाइन किया जाता है। यदि आपको आज की वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।